Hello guys, myself Amit Maurya. Welcome to my new and amazing session. In this session, we are going to learn first chapter of mechanical introduction to the properties of the solid. Okay, we should proceed to our first question. First question is define stress. हमें इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है स्ट्रेस होता क्या है. ओके, देखिए स्ट्रेस इज डिफाइन एज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. ओके, स्ट्रेस इक्वल टू होता है हमारा रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, और जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फोर्स की यूनिट, रेजिस्टेंस फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर. सो द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के कौन कौन से प्रकार हैं, चलिए हम उनको भी देख लेते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के मेनली टू टाइप्स होते हैं. एक होता है हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और सेकंड होता है शियर स्ट्रेस. ओके, और हमारे नॉर्मल स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. ओके, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो भी टू टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिबल स्ट्रेस. ओके, आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस. हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस. Stress is said to be normal stress when the direction of deforming force is perpendicular to cross-sectional area of the body. Stress is said to be normal. हमारा स्ट्रेस नॉर्मल कब कहलाएगा? नॉर्मल स्ट्रेस when the direction of deforming force जो होता है हमारा परपेंडिकुलर हो. किसके परपेंडिकुलर हो? क्रॉस सेक्शनल एरिया के. तो हम उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस. ओके, नॉर्मल स्ट्रेस हमारे मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और सेकंड होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. ओके, और जो हमारा जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो भी टू टाइप्स के होते हैं. पहला है टेंसाइल स्ट्रेस और सेकंड कंप्रेसिबल स्ट्रेस. ओके, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन टेंसाइल एंड कंप्रेसिबल स्ट्रेस. देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन टेंसाइल एंड कंप्रेसिबल स्ट्रेस. व्हेन ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट टेंसाइल फोर्स, द स्ट्रेस प्रोड्यूस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस. द टेंसाइल stress at any cross section xx is given as sigma equal to p upon a. ओके, मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उस बॉडी में. ओके, ड्यू टू द फोर्सेस पर यूनिट एरिया. ओके, देखिए जो फोर्सेस हैं अपोजिट साइड लग रहे हैं बॉडी के और वो आउटसाइड, तो हम इस फोर्स के कारण प्रोड्यूस होने वाले स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे. ओके, हमारा सेकंड है कंप्रेसिबल स्ट्रेस. When a structural member is subjected to two equal and opposite compressible force, the stress produced is called compressible stress. The compressible stress at any cross section xx is given as sigma equal to p upon a. ओके, देखिए फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इनसाइड दी बॉडी. ओके, so stress produced due to this force is called as compressible stress. okay, देखिए स्ट्रेस प्रोड्यूस
due to the compressible force is called as compressible stress. Okay, compressible force per unit area is equal to compressible stress. Okay. Our fifth question is डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. हमें डिफाइन करना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है. देखिए, when the deforming force are when when the deforming force or applied force acts from all dimension resulting in the change of volume of the object, then such stress is called volumetric stress or bulk stress. Okay, in short, when the volume of body changes due to the deforming force, it is termed as volume stress. Okay, when the deforming force or applied force, जब हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स एक्ट फ्रॉम ऑल डायमेंशन, जब सभी चारों तरफ डायमेंशन से एक्ट करे, रिजल्टिंग इन चेंज ऑफ वॉल्यूम, और जो रिजल्टिंग हो उस फोर्स का वह वॉल्यूम को क्या करे, चेंज करे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, देन सच स्ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं, बल्क स्ट्रेस. ओके, in short, when the volume of object change due to deforming force is termed as volumetric stress. Okay. Our sixth question is define shear stress. Stress produced by a force tangential to the surface of a body is known as shear stress. Stress produced by a force tangential to the surface of body is known as shear stress. Okay, it is represented by tau. जो हमारा shear stress होता है represented by tau. Okay, consider a rectangular block ABCD fixed at a bottom plane and subjected to tangential force P at the upper plane. Okay, जो हमारा shear stress होता है, shear stress इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ फेस AC DC FE. ओके, फोर्स अपॉन टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया B into L. ओके, आवर सेवंथ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन क्या होता है, चलिए हम उसको जानते हैं. A body is said to be strained when the relative position of particles is changed due to loads acting on the member. Okay, this is deformation per unit original length. Okay, it can be defined as the ratio of change in dimension and original dimension. स्ट्रेन इक्वल टू हमारा क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन. ओके, स्ट्रेन इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी. स्ट्रेन जो होता है उसकी कोई हमारी यूनिट नहीं होती है, वह एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है. ओके, स्ट्रेन क्या था हमारा, a body is said to be strained when the relative position of a particle is changed due to load acting on member. This is deformation per unit original length. Okay, डेल्टा L by L जिसे हम बोलते हैं, स्ट्रेन इक्वल टू डेल्टा L by L. ओके, our next question is question number 8. What are the types of strain? चलिए हम देखते हैं क्या क्या प्रकार हैं स्ट्रेन के. पहला जो हमारा स्ट्रेन का टाइप है क्या है, नॉर्मल स्ट्रेन, और दूसरा शियर स्ट्रेन. ओके, और जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेन होता है वह 3 प्रकार के होते हैं. कौन कौन से, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन एंड लेटरल स्ट्रेन, एंड थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ओके, our question number 9 is what is the difference between longitudinal strain and lateral strain.
चलिए हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में एंड लेटरल स्ट्रेन में। ओके, strain in direction of applied load is called primary strain or longitudinal strain or linear strain. Okay, strain in the direction of applied load is called primary strain or longitudinal strain. ओके, जिसे हम लीनियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इक्वल टू होता है हमारा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, स्ट्रेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है हमारा? स्ट्रेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन हो इक्वल टू क्या होता है हमारा? चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या था हमारा? स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। स्ट्रेन जो है हमारा इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, बट स्ट्रेन इन परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जब हमारा फोर्स और स्ट्रेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तब हम उसे क्या बोलते हैं? लेटरल स्ट्रेन। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्सप्लेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चलिए हम देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है। When a body is immersed in fluid to a large depth, when a body is immersed in fluid to a large depth, the body is subjected to equal external pressure at all points on the body. Okay. Due to this external pressure, stress is produced within the body, which is called hydrostatic stress. Okay, this external pressure causes change in volume of the body. This change in volume per unit volume is called वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। देखिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है हमारा? चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। वेन ए बॉडी इज इमर्ज इन ए फ्लूइड, जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में इमर्ज की जाती है टू ए लार्ज डेप्थ में, द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एक्सटर्नल प्रेशर। ओके, एट ऑल पॉइंट ऑन द बॉडी। ड्यू टू दिस एक्सटर्नल प्रेशर, स्ट्रेस इज प्रोड्यूस विथ इन द बॉडी विच इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 11 इज डिफाइन शियर स्ट्रेन। चलिए हम शियर स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं। क्या होता है? स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय ए फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज शियर स्ट्रेन। स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय ए फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ बॉडी इज नोन एज शियर स्ट्रेन। ठीक है, जब कोई स्ट्रेन प्रोड्यूस हो हमारी किसके कारण? फोर्स टेंजेंशियल टू दी सरफेस ऑफ बॉडी, तो उसे हम क्या कहते हैं? शियर स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, अंडर द एक्शन ऑफ टेंजेंशियल फोर्स द ब्लॉक ABCD गेट्स डिसॉर्टेड एंड टेक्स द शेप ABC' by deforming through an angle phi. Okay, tan phi equal to CC dash divided by BC. Okay, the angular deformation phi in radians represents the shear strain. Okay, जब हमारा फाई बहुत ही स्मॉल हो तो tan थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारा फाई इक्वल टू सी डैश अपॉन BC, और फाई को हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय फोर्स टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ बॉडी इज नोन एज शियर स्ट्रेन। ओके,
आवर क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेट दी हुक्स लॉ। चलिए हम देखते हैं हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विद इन ए प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है हमारा? हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन ए मटेरियल इज लोडेड विथ प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस जो हमारा किसके प्रोपोर्शनल हो? स्ट्रेन के। ओके, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इनटू स्ट्रेन। ओके, ठीक है। वेयर कांस्टेंट ऑफ proportionality E is called Young modulus or modulus of elasticity. Where constant of proportionality E is called Young modulus, या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, इट स्टेट द हुक्स लॉ। ओके, जो हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ होगा क्या होगा? लीनियर ग्राफ होगा, बिकॉज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर elongation और contraction in a bar when it is subjected to a external load P? ओके, चलिए हम देखते हैं। Recalling that, as we know that strain is longitudinal strain equal to क्या होता है हमारा? Change in dimension divided by original dimension. Okay, change in length divided by original length. Okay, and as we know that stress equal to deforming force per unit area. Okay, equating both equation, we get this expression change in length equal to sigma into original length divided by E. ओके, E को हम यंग मॉडुलस बोल सकते हैं या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 14 इज how many number of elastic constants are there? How many number of elastic constants are there? Okay, for homogeneous and isotropic material, number of elastic constants are 4. Okay, these are nu, E and G and K. Okay, where nu is Poisson ratio, a modulus of elasticity or Young modulus is E, and modulus of rigidity or shear modulus is represented by G. Okay, and bulk modulus is represented by K. Okay, elastic constants are used to determine strain theoretically. Okay, are used obtained relationship between stress and strain. Okay, our question number 15 is define Poisson's ratio. देखिए Poisson's ratio क्या है हमारा? It is defined as the ratio of lateral strain to longitudinal strain. Poisson's ratio is equal to lateral strain divided by longitudinal strain. Okay, Poisson ratio is a dimensionless quantity. जो हमारा Poisson's ratio होता है क्या होता है? Dimensionless होता है। Poisson's ratio is equal to lateral strain divided by longitudinal strain. Okay, the value of nu जिसे हम क्या बोलते हैं? Poisson's ratio, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? 0.25 to 0.33 फॉर मोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 16 इज डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस। ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस
and normal strain when material is loaded within elastic limit. Okay, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होता है हमारा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. ओके, यूनिट ऑफ यंग मॉडुलस इज सेम एज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ओके, एज वी नो दैट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस इज इक्वल टू होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन where strain is a dimensionless quantity, so the unit of modulus of elasticity and stress is same. Okay, which is Newton per meter square. Okay, और पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल और गीगा पास्कल. ओके, is property of the material. Okay, our question number 17 is define modulus of rigidity or shear modulus. Okay, define modulus of rigidity or shear modulus. Okay, देखिए, it is defined as the ratio of shear stress and shear strain when material is loaded within elastic limit. Okay, G इक्वल टू होता है हमारा shear stress डिवाइडेड बाय shear strain. ओके, टाउ डिवाइडेड बाई फाई, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और सीयर मॉडुलस किससे बोलते हैं हम? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सीयर स्ट्रेस एंड सीयर स्ट्रेन व्हेन मटेरियल इज लोडेड विद इन इलास्टिक लिमिट. ओके, our question number 18 is define bulk modulus. bulk modulus क्या होता है, चलिए हम देखते हैं. it is defined as the ratio of volumetric stress and volumetric strain when material is loaded within elastic limit. it is defined as ratio of volumetric stress and volumetric strain when material is loaded within elastic limit. के इक्वल टू होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस divided by volumetric strain. Unit of bulk modulus is same as unit of stress because strain is dimensionless quantity. Okay, जिसकी यूनिट क्या हो सकती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, गीगा पास्कल. ओके, जो हमारी बल्क मॉडुलस की यूनिट होती है सेम होती है स्ट्रेस के यूनिट के, बिकॉज आवर स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस quantity. Okay, our question number 19 is what is the relationship between E, K and nu. Okay, हमें E, K और nu के बीच रिलेशनशिप को बताना है. Okay, as we know that E equal to 3K in bracket 1 minus 2 nu, where E is modulus of elasticity, K is bulk modulus and nu is Poisson's ratio. ओके, आप लोग इसको याद कर लीजिए. ये रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, किसके बीच में बताइए? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो के बीच रिलेशन होता है. इक्वल टू 3K इन ब्रैकेट 1 minus 2 nu. ओके, our question number 20 is what is relationship between Eg and nu. Okay, equal to, as we know that E equal to 2G in bracket 1 plus nu. Okay, where is the modulus of elasticity? G is shear modulus and nu is Poisson's ratio. Okay, ये आप एक्सप्रेशन को लर्न कर लीजिए. यह एक्सप्रेशन ई जी और न्यू के बीच रिलेशनशिप को शो करता है. ओके, our 21 question is draw stress strain diagram for mild steel. हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है ग्राफ को किसके बीच में? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में. ओके, देखिए जो हमारा OA है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोपोर्शनल लिमिट को. ओके, और जो पॉइंट A है हमारा इलास्टिक लिमिट को डिनोट कर रहा है. ओके, and point B is denoting
यील्ड स्ट्रेस पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं अपर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट। ओके, और जो हमारा पॉइंट सी है लोअर यील्ड स्ट्रेस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड आवर पॉइंट डी इज रिप्रेजेंटिंग अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट। ओके, एंड पॉइंट ई इज रिप्रेजेंटिंग ब्रेकिंग और रैप्चर पॉइंट। ओके, दिस इज द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके, फॉर द माइल्ड स्टील। ओके, our question number 22 is draw stress strain diagram for brittle material। ओके, क्या करना है हमें? ड्रॉ करना है ग्राफ किसके बीच में? स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में फॉर ब्रिटल मटेरियल, फॉर ब्रिटल मटेरियल। ओके, फॉर ब्रिटल मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन नो appreciable deformation is obtained and the failure occurs without yielding। Okay, this is the graph between stress and strain, okay, for the brittle material। Okay, this is the our breaking point, जिसे हम ब्रेक्स बोलते हैं। okay, our question number 23 is डिफाइन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हमें इस क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिफाइन करना है। ओके, चलिए देखते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या है। FOS इज डिफाइंड एज अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। ओके, FOS इज इक्वल टू होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस। ओके, फॉर सेफ डिज़ाइन FOS मस्ट बी ग्रेटर देन यूनिटी। For safe design FOS must be greater than unity। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है हमारा अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेस होता है। ओके, फॉर सेफ डिजाइन FOS मस्ट बी ग्रेटर देन यूनिटी। ओके, आवर क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ FOS। हमें FOS के इम्पोर्टेंस को इस क्वेश्चन में बताना है। ओके, देखिए, ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस द सेफ्टी ऑफ पीपुल एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस द सेफ्टी ऑफ पीपुल, पीपुल की सेफ्टी को बढ़ाता है, एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ failure of product। okay, if a structure fails there is a risk of injury and death as well as a company's financial loss। okay, how much FOS is required depends on the materials and its applications। as the FOS increases the cost of the product also increases, therefore cost is called a considerable parameter। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है हमारा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्रीजेस द सेफ्टी ऑफ पीपुल एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फेलियर ऑफ प्रोडक्ट। इफ ए स्ट्रक्चर फेल्स देयर इज ए रिस्क ऑफ इंजरी। If a structure fails, there is a risk of injury, death, as well as company financial loss। Okay, how much FOS is required depend on materials and its applications। as the FOS increases, the cost of product also increases, therefore cost is also a considerable parameter। Okay, What are the types of supports in beam। हमारा क्वेश्चन ये है What are the types of support in beam। चलिए देखते हैं हम। पहला जो हमारा क्या है, रोलर सपोर्ट। सेकेंड इज हिंज सपोर्ट, जिसे हम पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। थर्ड इज फिक्स सपोर्ट, और जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं, बिल्ट इन सपोर्ट। ओके, चलिए हम रोलर सपोर्ट को देखते हैं क्या होता है। एक्सियल मोशन इज परमिटेड। रोलर सपोर्ट में एक्सियल मोशन परमिटेड होता है और रोटेशनल इज परमिटेड।
rotation is also permitted. Okay, only vertical motion is restricted. और जो हमारा रोलर सपोर्ट में वर्टिकल मोशन होता है वह क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है बस. ओके, सो द नंबर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1. ओके, दिस इज आवर डायग्राम showing the roller support. Okay, नेक्स्ट इज हिंज सपोर्ट. चलिए हम देखते हैं हिंज सपोर्ट क्या होता है. देखिए, हिंज सपोर्ट में वर्टिकल मोशन क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है. एक्सियल मोशन भी रिस्ट्रिक्टेड होता है और रोटेशनल मोशन जो होता है सिर्फ परमिटेड होता है. हिंज सपोर्ट में हमारा वर्टिकल मोशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक्सियल मोशन भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है. ओके, बस हमारा रोटेशन इज परमिटेड. बस हमारा रोटेशन क्या होता है, परमिटेड होता है. ओके, दिस इज द डायग्राम शोइंग द हिंज सपोर्ट. ओके, पिन सपोर्ट डज नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इट अलाउ द बीम टू बेंड. ओके, हम हिंज सपोर्ट को भी क्या बोल सकते हैं, पिन सपोर्ट बोल सकते हैं. ओके, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं. हमारा क्या है, फिक्स्ड सपोर्ट, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, बिल्ट इन सपोर्ट. ओके, देखिए, फिक्स सपोर्ट में हमारा वर्टिकल मोशन जो होता है रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक्सियल मोशन भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, और रोटेशनल मोशन भी क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है. ओके, सो द नंबर ऑफ रिएक्शन इज 3. ओके, परपेंडिकुलर, पैरेलल एंड रोटेशनल मोशन. But our vertical motion is restricted, axial is also restricted, but only rotational sorry जो हमारा वर्टिकल मोशन होता है वो भी रिस्ट्रिक्टेड होता है, एक्सियल भी रिस्ट्रिक्टेड होता है और रोटेशनल भी, तीनों ही रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. ओके, फिक्स सपोर्ट में. ओके, सो द नंबर ऑफ रिएक्शन इज 3. Our 15 number question is, what do you mean by statically determinate beam? चलिए देखते हैं. स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम क्या है. देखिए, इफ द नंबर ऑफ रिएक्शंस लेस देन द नंबर ऑफ यूज स्टैटिक इक्वेशंस. ओके, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ mass is 0. Okay, if the number of reaction is less than the number of use static equations. For example, simple supported beam, cantilever beam and overhanging beam. Okay, टाइप्स ऑफ बीम में हमारा जो सेकंड है क्या है, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम. ओके, if the number of reactions greater than the number of useful static equation, the summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0 and summation of mass equal to 0. Okay, for example, fixed beam, propelled cantilever beam and continuous beam. Okay, our question number 27 is, What are various type of beams? चलिए हम देखते हैं. पहला जो हमारा बीम का टाइप है क्या है, कैंटिलीवर बीम. सेकेंड इज प्रोपल्ड कैंटिलीवर बीम. थर्ड इज फिक्स्ड बीम. ओके, एंड फोर्थ नंबर इज सिंपल सपोर्टेड बीम. ओके, एंड फिफ्थ इज ओवरहैंगिंग बीम एंड सिक्स्थ इज कंटिन्यूअस बीम. ओके, चलिए हम देखते हैं कैंटिलीवर बीम क्या होता है. देखिए, a beam having one is fixed or built in and other end is free. A beam having one end is fixed, okay, or built in and other end is free to deflect. There no deflection or rotation at its fixed end. Okay,
A beam having one is fixed or built in and other end is free to deflect. There is no deflection or rotation at the fixed end. ओके जब हमारा एक एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, और एक एंड जो हमारा फ्री टू मूव हो, ओके, तो उस बीम को हम क्या बोलते हैं, कल्टीलीवर बीम। ओके, ये फिगर हमारा कल्टीलीवर बीम को शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट इज प्रोप्ड कल्टीलीवर बीम। ओके, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कल्टीलीवर बीम टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन एट इट्स फ्री एंड। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कल्टीलीवर बीम टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन एट इट्स फ्री एंड। ओके, प्रोप्ड कल्टीलीवर बीम, देखिए रोलर सपोर्ट है, ये फिक्स्ड सपोर्ट है हमारा। ओके, हमारा प्रोप्ड कल्टीलीवर बीम क्या है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कल्टीलीवर बीम। यह कल्टीलीवर बीम का क्या है, मॉडिफिकेशन है। ओके, टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन एट इट्स फ्री एंड। ओके, प्रोप्ड कल्टीलीवर बीम इज मॉडिफिकेशन ऑफ कल्टीलीवर बीम टू रिड्यूस डिफ्लेक्शन एट इट्स फ्री एंड। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, फिक्स्ड बीम। देखिए फिक्स्ड बीम क्या होता है, ए बीम हैविंग बोथ द एंड फिक्स्ड और बिल्ट इन। जिस बीम में हमारा दोनों एंड क्या हो, फिक्स्ड हो, उस बीम को क्या बोलते हैं, हम फिक्स्ड बीम बोलते हैं। ओके, दिस फिगर इज शोइंग द फिक्स्ड बीम। ओके, नेक्स्ट इज सिंपल सपोर्टेड बीम। चलिए हम देखते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम क्या होता है। ए बीम हैविंग टू सपोर्ट आइदर रोलर और हिंज एट बोथ द एंड ऑफ बीम। ठीक है, ए बीम हैविंग सपोर्ट आइदर कौन सा हो, रोलर हो और हिंज एट द बोथ एंड, उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम बोलते हैं। ओके, दोनों साइड क्या हो, या फिर रोलर सपोर्ट हो या फिर हिंज सपोर्ट हो, उस बीम को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम। ओके, चलिए हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ बीम में कितने प्रकार के होते हैं टाइप्स ऑफ बीम। पहला क्या है, कल्टीलीवर बीम। सेकेंड इज सिंपल सपोर्टेड। थर्ड इज ओवर हैंगिंग। फोर्थ इज कंटिन्यूअस। फिफ्थ इज फिक्स्ड एंडेड एंड सिक्स्थ इज कल्टीलीवर, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, नेक्स्ट इज ओवर हैंगिंग बीम। चलिए हम देख लेते हैं ओवर हैंगिंग बीम क्या होता है। ए बीम हैविंग वन और बोथ एंड एक्सटेंडेड ओवर सपोर्ट। ए बीम हैविंग वन और बोथ एंड एक्सटेंडेड ओवर सपोर्ट। देखिए जिस बीम में एक एंड क्या हो, ओवर हैंगेड हो। ठीक है, ए बीम हैविंग वन और बोथ एंड एक्सटेंडेड, या फिर ओवर हैंगिंग हम बोल सकते हैं। मतलब किसी बीम में अगर एक एंड या दोनों एंड एक्सटेंड है ओवर द सपोर्ट, उस बीम को हम क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे। ओके, ये फिगर हमारा शो कर रहा है ओवर हैंगिंग बीम को। ओके, ये हमारा डबल ओवर हैंगिंग बीम का फिगर है, देख लीजिए। ठीक है, ये सपोर्ट है हमारा, इस पे क्या है, बीम क्या है, एक्सटेंडेड है। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम देख लीजिए, यही है, ए बीम हैविंग वन और बोथ एंड एक्सटेंडेड ओवर सपोर्ट। ओके, जब एक या दोनों एंड क्या हो, एक्सटेंडेड है, किस पर, किसी सपोर्ट पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम। ओके, दिस इज आवर फिगर फॉर द डबल ओवर हैंगिंग बीम। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं कंटिन्यूअस बीम क्या होता है। ओके, ए बीम हैविंग एट लीस्ट 3 सिंपल सपोर्ट्स not only at ends but at the intermediate location in order to reduce deflection.
A beam having at least three simple supports, not only at ends but at the intermediate location in order to reduce deflection. ओके, ये हमारा कंटिन्यूस बीम का फिगर है. ओके, देखिए सपोर्ट है, इस पे क्या है, एक्सटेंडेड है बीम. ओके, तो हम इसे क्या, कौन सा बीम का नाम देंगे, कंटिन्यूस बीम का. ओके, a beam having at least three simple support, not only at end but at the intermediate location in order to reduce deflection. Okay, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन द बीम. एक्सप्लेन टाइप ऑफ लोड्स एक्टिंग ऑन बीम. देखिए पहला क्या है, कंसंट्रेटेड लोड, जिसे हम पॉइंट लोड भी बोलते हैं. सेकंड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, जिसे हम यूडीएल बोलते हैं. ओके, और थर्ड इज यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, जिसे हम यूवीएल भी बोलते हैं. फोर्थ इज मोमेंट. ओके, यह हमारा फिगर है. देखिए ये पॉइंट लोड है, को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये हमारा वायरिंग लोड. ओके, देखिए पॉइंट लोड में क्या है, जो लोड है किसी एक पॉइंट पे होगा पार्टिकुलर, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड. और ये देखिए किसी प्लेन सरफेस पे यहाँ चारों तरफ से अगर लग रहा है, लोड का प्रेशर है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. ओके, और ये हमारा स्लोप पे, जो प्लेन पे स्लोप है, इस पे जो लोड रहेगा तो इसे क्या बोलेंगे, वायरिंग लोड. ओके, नेक्स्ट इज कंसंट्रेटेड लोड. देखिए हम देखते हैं कि कंसंट्रेटेड लोड हमारा क्या होता है. दिस लोड एक्ट्स एट ए पॉइंट, यह लोड एक्ट करता है किसी एक पॉइंट पे. दिस लोड एक्ट्स एट ए पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो एज shown in figure. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो एज shown in figure. ओके, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसे हम यूडीएल बोलते हैं. लोड एक्ट्स ओवर ए सर्टेन लेंथ, इंटेंसिटी ऑफ ए लोड इज यूनिफॉर्म. ओके, लोड एक्ट्स ओवर ए सर्टेन लेंथ, ठीक है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है, लोड एक्ट्स ओवर ए सर्टेन लेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लोड इज यूनिफॉर्म, इट इज रिप्रेजेंटेड एज shown in figure. ओके, टोटल लोड इक्वल टू एरिया ऑफ प्लेन. ओके, total load acting at middle of the loaded length. Total load acting at middle of the loaded length. देखिए given load may be replaced by a 20 × 4 equal to 80 Newton. Okay, concentrated load acting at distance 2 meter from left support. ओके, देखिए इसका लेंथ कितना है, 4 मीटर है, ठीक है, और ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर, 4 × 20 किलो न्यूटन पर मीटर से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 80 न्यूटन. ओके, 80 न्यूटन लोड. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मोमेंट. A beam may be subjected to external moment at certain point. A beam may be subjected to external moment at a certain point. In figure, the beam is subjected to clockwise movement of 30 kilonewton meter at a distance of 2 meter from the left support. A beam may be subjected to external moment at certain points
इन फिगर, जैसे हमारा फिगर में शो है, इन फिगर द बीम इज सब्जेक्टेड टू क्लॉक वाइज मूवमेंट ऑफ 30 किलो न्यूटन मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट। एक्सटर्नल मूवमेंट क्या होता है हमारा? ए बीम में बी सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल मूवमेंट एट सर्टेन पॉइंट्स। Our next question is, what is sagging and hogging bending movement? What is sagging and hogging bending movement? देखिए, हॉगिंग मूवमेंट क्या होता है और सेजिंग मूवमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं। ए बेंडिंग मूवमेंट विच काउजेज ए बीम टू बेंड विद द कॉनकेव साइड अपवर्ड्स इज कॉल्ड ए सैगिंग बेंडिंग। ठीक है, ए बेंडिंग मूवमेंट विच काउज ए बीम टू बेंड विद द कॉनकेव साइड। जो बीम हमारा कॉनकेव साइड बेंड हो अपवर्ड्स इज कॉल्ड सैगिंग movement. On the other hand, bending movement which causes a beam to bend with the concave side upward, जब हमारा concave side upward हो is called a hanging bending movement. ओके, देखिए इसमें क्या था, सॉरी, यहाँ देखिए जो यहाँ कॉनकेव लिखा है यहाँ कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स साइड हमारा अप साइड होगा, अपवर्ड होगा, इज कॉल्ड एज हैंगिंग। हमारे देखिए हैंगिंग में कॉन्वेक्स साइड क्या है, अपवर्ड है, और सैगिंग में कॉनकेव साइड अपवर्ड है। ओके, आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्ट्राफ्लेक्चर। चलिए हम देखते हैं व्हाट इज कॉन्ट्राफ्लेक्चर। देखिए, इन बीम ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ए पॉइंट वेयर बेंडिंग इज जीरो। ए पॉइंट ऑफ इन कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ए पॉइंट वेयर बेंडिंग इज जीरो। ओके, BMD चेंज इट्स साइन। देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एक पॉइंट होता है जहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, बेंडिंग इज जीरो। ओके, it is sometimes referred to as a point of inflection. It is sometimes referred to as a point of inflection. Okay, point D is point of contraflexure. ठीक है, जो पॉइंट डी है हमारा ये पॉइंट ऑफ पॉइंट डी इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एज सोन इन फिगर। ये पॉइंट नंबर डी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है। ठीक है, पॉइंट नंबर डी। कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या है? ए बीम ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ए पॉइंट वेयर बेंडिंग इज जीरो। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर बेंडिंग क्या है, जीरो है। ठीक है, इट इज समटाइम रेफर टू एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, point D is the point of contraflexure as shown in figure. This is the point of contraflexure. Okay.